आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो मैं BCAG 5th सेमेस्टर की क्लास पढ़ाऊंगा, जो उनका सब्जेक्ट है वो है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। यानी कि जो है स्टोरेज ग्रेन पेस्ट के कौन कौन से कीट हैं, यानी कि भंडार अनाज में लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं आपके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका खपरा बीटल। ठीक है, खपरा बीटल, ठीक है, खपरा घुन जिसको बोलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे खपरा बीटल के बारे में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। खपरा बीटल जो है, इसका गेहूं का खपरा कीट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गेहूं का खपरा कीट के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य नाम की बात करें छात्रों, तो इसका खपरा पई वंतरी आदि होता है। ठीक है, अगर इसके अन्य नाम की बात करें, कहीं पर इसका लोकल नाम भी होता है, कुछ अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जिसे खपरा पई वातरी आदि नाम से जाना जाता है। इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो ट्राइगोडर्मा ग्रैनेरियम। ठीक है, ट्राइगोडर्मा ग्रैनेरियम होता है। इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर होता है? कोलियोप्टेरा। ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है डर्मेस्टेडी। कौन सी फैमिली होती है? डर्मेस्टेडी इसकी फैमिली होती है। और इसके जो पोषक अन्न होते हैं, गेहूं हो गए, चावल हो गए, ज्वार हो गए, बाजरा हो गए, मक्का हो गए आदि होती हैं। ठीक है, यानी इसके जो होस्ट पोषक अन्न होते हैं वो होते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से ये जितने अनाज दिए गए हैं, इसमें ये कीट प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो देखने में वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें थ्री पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, एंटीनी पाई जाती है, माउथ पार्ट होते हैं। इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, यानी कि काटने एवं चबाने वाले मुखांग। ये जो एडल्ट्स होते हैं, इसके जो है ग्रब्स और एडल्ट दोनों ही प्रभावित करते हैं। यानी इसकी जो गर्भ अवस्था होती है और एडल्ट अवस्था होती है, वो दोनों प्रभावित करती है फसल को। ठीक है, दोनों अनाज को प्रभावित करते हैं। और ये अपने दानों से काटने एवं चबाने वाले इनके मुखांग होते हैं, जिससे ये दाने का जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसको काट करके बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और इनके बारे में हम आपको बताते हैं आगे कि ये जो होते हैं, इनका जो वितरण है, तो ये मुख्यतः जो है वो भारत में अफ्रीका, बर्मा, चीन आदि देशों में ये मिलता है। और संसार के अन्य सभी देशों में भी जहां तापक्रम 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहां पर यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, जहां पर तापक्रम जो होता है वो 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जो मध्यम तापमान में प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। मध्यम से हाई टेम्परेचर में प्रमुख रूप से देखे गए हैं। लो टेम्परेचर जहाँ पर रहता है वहाँ बहुत कम पाए जाते हैं, और जहाँ पर मध्यम से हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पर ये खपरा बीटल इंसेक्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। इस तरह से बात करेंगे तो भारत की लगभग बात की जाए भारत में, तो भारत में लगभग जो है वो सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर मध्यम तापमान से उच्च तापमान होता है, लगभग वहाँ सभी देशों में, सभी राज्यों में प्रमुख रूप से क्या करते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो नेचर ऑफ डैमेज में क्या होता है कि इनका कैसे क्षति और महत्व क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से ये फसल को, अनाज को प्रभावित करते हैं, इनका कैसे क्रियाकलाप होता है अनाज के साथ। ठीक है, तो इसके नेचर ऑफ डैमेज में क्या होता है, यह देखा गया है कि यह कीट अनाज के ढेर के ऊपर करीब 1 फीट की गहराई तक क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि ये कीट जो है वो ज़्यादा गहराई पर नहीं जाते हैं। अनाज जैसे स्टोरेज है, जैसे कि आपका अनाज कहीं पर स्टोरेज करके रखा हुआ है, तो एक अनाज की जो गहराई होती है उसमें 1 फीट की गहराई तक ही मिलेंगे, ज़्यादा बीच की गहराई में ये देखने को नहीं मिलते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये जो है मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर ये देखे नहीं जाते हैं, जिनको बढ़ने के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो लगभग 1 फीट में जो ऑक्सीजन होती है वो 1 फीट गहराई में रहती है, उसी में ये अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो है वो अनाज की ऊपरी सतह पे जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह ढेर के अंदर
ज़्यादा गहराई तक घुस करके नहीं खा सकता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कमी होती है। तो कहने की बात यही है कि इनका जो विकास होता है वो ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में ही ये सर्वाइव कर पाते हैं, बिना ऑक्सीजन के ये कम ऑक्सीजन में बिल्कुल नहीं रह पाते हैं, इसीलिए अनाज की ज़्यादा गहराई में ये जो है वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जिस समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तथा संख्या बढ़ जाती है, इसके बाद सारे भंडारगृह में चलते हुए नजर आते हैं, इसके साथ बाहर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो एक इनकी और इनका नेचर है कि जब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो पूरे भंडारगृह में आपको चलते हुए दीवालों पे क्रैक एंड क्राइसिस से, साइड में, बीच में, दीवालों, फर्श पे, दूसरे अनाज के ऊपर, फिर भंडारगृह से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, बाहर भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो बाहर की ओर काफ़ी बिखरे हुए दिखाई जो है वो देते हैं। तो इस तरह से इनका नेचर ऑफ डैमेज जो है वो होता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि दोनों के काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के होते हैं, यानी काटने एवं चबाने वाले होते हैं। ठीक है, और इस कीट के द्वारा साधारणतः क्षति वर्ष भर चलती है। ठीक है, इस कीट के द्वारा जो क्षति होती है वो वर्ष भर चलती रहती है। ठीक है, परंतु अधिक जो क्षति होती है वो जुलाई से अक्टूबर के महीने में होती है। कब होती है? जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में, यानी सबसे ज़्यादा जो इनका डैमेज करते हैं वो लेकर के जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा हानि जो है वो फसल को पहुंचाते हैं, यानी आपके पहुंचाते हैं। ठीक है, और भ्रूण इम्ब्रियो वाले भागों को खाना अधिक पसंद करते हैं। इसके साथ ही यह दानों के अंदर प्रविष्ट नहीं कर सकते, इसलिए दाना खोखला नहीं होता। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये दाने के अंदर जो है, जो दाने के अंदर ज़्यादा प्रवेश नहीं करते हैं, ऊपरी सतह को ज़्यादातर दाने की प्रभावित करते हैं और उसे खोखला कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो भ्रूण होता है उसको नष्ट कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में ये सक्रिय रहते हैं। जब भ्रूण डैमेज आता है, जब उसका एम्ब्रियो डैमेज आता है आपके अनाज का, तो वो बोने योग्य नहीं रहता है और इसको बीज के रूप में हम प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि खाने योग्य भी नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल खोखला हो जाता है और कुछ भाग कटा हुआ जो है वो दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अनाज इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप फिगर 1 में देखिए कि ये जैसे साइड में देख रहे हैं, ये सब कटे हुए भाग होते हैं। ये देखिए कटे कटे भाग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो है वो अनाज को काट देते हैं, उसे खोखला कर देते हैं, यानी उसका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो नष्ट हो जाता है और दाना जो है वो बोने योग्य नहीं, अनाज जो है वो बीज बोने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, यानी बोने योग्य बीज जो है वो नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अनाज जो है वो दिखाई देता है कटा फटा। ठीक है, और इसके रंग में भी परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जो जीवन हिस्सा होता है, इस कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा यानी एग, एक्स जिसको कहते हैं, एक्स, ग्रब्स, ठीक है, ग्रब्स और प्यूपा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, प्यूपा और एडल्ट, यानी कि इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? कंप्लीट लाइफ साइकिल। ठीक है, एग इसमें होते हैं, एग्स, ग्रब्स, प्यूपा और एडल्ट, यानी कि इनका जो जीवन चक्र होता है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल पाई जाती है। पूर्ण जीवन चक्र इसमें पाया जाता है। अंडा पाया जाता है, लार्वा यानी गर्भ पाया जाता है। ठीक है, प्यूपा और ये बीटल होता है। इसके लार्वी अवस्था क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोप्टेरा। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी जो लार्वी अवस्था होती है उसको ग्रब कहते हैं। ठीक है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उनकी लार्वी क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रब होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, ग्रब, क्रिमकोश तथा प्रौढ़ावस्था।
तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका जीवन चक्र जो है वो होता है। अब इनके एक सी बात करें कि मादा कीट मैथुन करने के 5 से 6 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ करती है। ठीक है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो एडल्ट के मेटिंग के पश्चात 5 से 6 दिनों के पश्चात अंडे देना प्रारंभ कर देती है और अंडे दानों के ऊपर या बोरों के ऊपर दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं? दानों के ऊपर या फिर बोरों पर दिए जाते हैं। अंडे प्रायः अलग अलग तथा कभी कभी 3 झुंडों में दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? अलग अलग दिए जाते हैं या फिर झुंडों में दिए जाते हैं, यानी कि आपके मांस में झुंडों में रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक अंडा छोटा, गोल, अर्ध पारदर्शक, लगभग 1/2 mm लंबा, सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो अंडे का कलर कैसा होता है? छोटा हो, गोल, अर्ध पारदर्शक, लगभग 1/2 mm लंबा और सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, एक मादा अपने जीवन काल में 125 से 150 अंडे तक देती है। कितना देती है? 125 से 150 अंडे तक देती है। उसके बाद दूसरी ग्रब्स अवस्था होती है। तो ग्रब्स अवस्था भी हार्मफुल स्टेज होती है। इसके जो एडल्ट और ग्रब होते हैं दोनों ही आपके अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ग्रब्स अंडों से निकलने के बाद ग्रब छोटा, भूरे सफ़ेद रंग का होता है और इसके बाल जो होते हैं वो भूरे तथा शरीर के अंत भूमि पू जैसी होती है और ग्रब पहले से टूटे फूटे अनाज को खाते हैं, आटा खाता था, बाद में कुछ दिनों पश्चात पूरे दानों को खाना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में जो ग्रब्स होते हैं वो लगभग जो टूटा फूटा, जो एडल्ट के द्वारा, प्रौढ़ कीट के द्वारा टूटा फूटा भाग होता है, पाउडर होता है, उसको खाते हैं। बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर वो भी अनाज को डैमेज कर देते हैं। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले होते हैं, जिससे ये अनाज को काटते हैं। तो इस कीट की ग्रब और एडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या खासियत है कि ये जो है अधिक गर्म अथवा ठंडा मौसम हो जाने पर इसका जीवन काल 200 दिनों 3 वर्ष तक हो जाता है और यह जाड़े के मौसम में कम होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 mm की होती है और पूर्ण विकसित अनाजों में अनाज के बोरों के बीच क्रिमकोश में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। इनकी लंबाई 5 mm की होती है और फिर ये प्यूपेशन में चले जाते हैं। जैसे कि प्यूपावस्था इसको कहते हैं, क्रिमकोश अवस्था कहते हैं। गर्भ कोया यानी कोकून बना करके उसके अंदर कोशावस्था में रहता है। इसके कोए का अंदर मटमैला भूरा, ठीक है, कोया जो होता है। प्यूपावस्था क्या होती है? प्यूपावस्था एक प्रकार सुसुप्तावस्था होती है, विकास की अवस्था होती है। इस कीट में इस अवस्था में इंसेक्ट कीट जो है अपने ऊपर एक अपने आप को प्रोटीन की खोल से ढक लेता है और कीट के अंदर क्या होता है? विकास होता है। उसके पंख विकसित होते हैं, माउथ पार्ट, एंटीनी विकसित होते हैं और फिर वह कीट एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो कोशावस्था जो है वो लगभग की 4 से 27 दिन की होती है, यानी ठंडी और गर्मी के दिनों में अलग अलग अवस्था में होती है। और इनका जो होता है भूरे रंग के जो है वो ये प्यूपेशन में लाल एवं भूरे रंग का प्यूपा होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्रीमकोश का गहरा कलर होता है। ठीक है, तो ये कोकून बना लेता है, कोया बना लेता है और उसी में कीट क्या करता है? विकसित होता है। गर्मी के दिनों में यह अवस्था 4 दिन की होती है और ठंडी के दिन लगभग 20 से 27 दिनों तक की भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर एडल्ट जो प्रौढ़ावस्था होती है, प्रौढ़ जो होते हैं, एडल्ट होते हैं। प्रौढ़ कीट स्लेटी भूरे रंग का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 से 2.5 mm से लेकर के 2 mm तक की होती है और इसका शरीर जैसा होता है अंडाकार, सिर छोटा सिकुड़ने वाला होता है। एंटीनी क्या होती है? दंडाकार होती है, छोटे तथा केवल एक नेत्रक वाले होते हैं। पंख 2 जोड़ी होते हैं, जिनमें अगले सख्त तथा पिछले जाड़े झिल्ली की तरह होते हैं और बदन को पूरा ढके रहते हैं। ठीक है, तो एडल्ट के बारे में बात करें तो एडल्ट जो है वो फिजिकल उसके कैरेक्टर इस प्रकार से होते हैं, शारीरिक बनावट इस प्रकार से होती है। और प्रौढ़ जो होते हैं वो कितने दिन में? 25 से 35 दिनों तक जीवित रहते हैं। कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? 25 से लेकर के 35 दिनों तक वो क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। और साधारण परिस्थितियों में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष में इसकी 20 से 22 पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक वर्ष में इसकी कितनी होती है? 20 से 22 जनरेशन जो है वो होती हैं। और अनुकूल वातावरण में इसका जीवन काल 34 से 76 दिनों का पूरा होता है। कितने दिनों का होता है? 34 से लेकर के 76 दिनों तक का
जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जो इनका जीवन काल होता है वो 34 से लेकर के 76 दिनों तक जो है वो होता है। तो इस प्रकार से इनके जो है वो जो है इनका जीवन चक्र होता है। अब इसके हम नियंत्रण की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पर इनके नियंत्रण की बात करें तो सीधा सीधा ये बात है कि जो नियंत्रण की विधियाँ हैं वो सभी कीटों में समान लागू होती हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा अनाज है, अनाज की मड़ाई करते समय ही हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमको मड़ाई करते समय ही कीट ध्यान देना ये होता है कि हमको साफ़ सुथरी जगह पे मड़ाई करनी चाहिए। खलिहान में कर रहे हैं तो उसकी लिपाई अच्छे से कर देना चाहिए। अगर हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं, यंत्र बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। और मड़ाई करने के पश्चात अनाज को साफ़ सुथरे जो है वो स्टेरलाइज बोरों में रखना चाहिए जिसमें कोई प्रकार का इन्फेस्टेशन ना हो कीट का। और फिर अनाज को जहाँ हम भंडारित करते हैं वहाँ पर जो भंडार गृह है, हमारा गोदाउन है, उसको हमको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चूने से पेंट कर देना चाहिए। क्रैक एंड क्रेविसेस, जो गड्ढे वड्ढे हैं उसको अच्छे से बंद कर देना चाहिए, ठीक है। सबको अच्छे से चूने से पोत देना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हमको उसको भंडारित करना चाहिए। अगर हम बैग्स में भंडारित कर रहे हैं, ठीक है, अनाज को अगर बैग्स में, बोरों में हम भंडारित कर रहे हैं तो साफ़ सुथरे स्टरलाइज बोरों में उसको जो है तमाम प्रकार के कीटनाशी से वो स्टरलाइज होना चाहिए। उससे हमको उस बोरे का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जो है वो भूसे में कर रहे हैं तो भूसे में दीवार से जो है वो लगभग 1.5 से 2 फीट छोड़ करके हमको उसको बीच में रखना चाहिए, ठीक है। अनाज को अच्छी प्रकार से सुखा करके रखना चाहिए। उसमें नमी जो है वो लगभग 12 से 10-12% से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से उसको भंडारित करना चाहिए, धूप में सुखा लेना चाहिए, मतलब नमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर उसको हमको अच्छे से भंडारित करना चाहिए। फ्यूमिगेशन की व्यवस्था करना चाहिए। हमारा जहाँ भंडार गृह है वहाँ पर एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो तमाम प्रकार के जो रसायन है उससे हमको फ्यूमिगेट करना चाहिए रूम को। तो इस प्रकार से हमको भंडारण का प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो हमको पूषा बिन में या फिर स्टील के ड्रम्स में हमको अनाज को भंडारित करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ उसके प्राकृतिक शत्रु भी है, जैसे कि शिकारी कीट, ठीक है। शिकारी कीट जैसे होते हैं आपके शिकारी कीट में रेडियोइडस बग रब का शिकार करती है, ठीक है। प्रेडिएटर इंसेक्ट में रेडियोइड जो बर्ड होती है, रेडियोइड बग्स क्या करती है, इसके ग्रब को क्या करती है, शिकार करके खा जाती है। तो इसको हमको लैब में रियरिंग करना चाहिए, उसके बाद खेत में छोड़ दे, इसको रियरिंग करके हमको इसके इंसेक्ट को हमको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा परजीवी पैरासाइट इंसेक्ट होते हैं, जैसे वैप्स होती हैं, ठीक है, एस्टोप्राइमलस कैलेंडरी हवार्ड होती है, डायनेरेमस लैक्टिपेसिस में होती है, साइनोप्सिस स्पीज होती है। इसको पैरासाइट्स के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार की इसे हम जैविक विधि कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है और फिजिकल केमिकल के बारे में हम आपको अभी थोड़ी बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इसको नियंत्रण करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही इसका हम अच्छे से कंट्रोल कर लें कि तब हम इसको अच्छे से समय से नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। यानी इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो नियंत्रण करने में समस्या आती है। अगर कुछ इनकी संख्या हमको दिखाई देती है तुरंत हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।